रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम से संबंधित एक ये नई जानकारी है, नया एक तरीका है और ये है तुक्का मारने का सही तरीका। तो ये चीज आपको सुन के थोड़ा सा अचंभा होगा, थोड़ा सा हास्यास्पद होगा ये कि तुक्का मारने वाले भी क्या एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो तुक्का एक्चुअल में एक वर्ड ऐसा है कि जो अजीब सा लगता है आपको, बट ये यूज सब लोग करते हैं। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है वो लोग भी इस विधि का यूज करते हैं, जिन बच्चों की कम तैयारी है वो भी यूज करते हैं। आज की इस क्लास में हम इस पे पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन में आपको ये यूज करना है, कौन सी कंडीशन वाले क्वेश्चंस में ये यूज नहीं करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में जो होने वाला है वो है कि बिना तैयारी वाले या कम तैयारी वाले बच्चों को पेपर कैसे करना है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसमें ये कम तैयारी करने वाले बच्चे और जो बिल्कुल तैयारी नहीं करने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से इस विधि का यूज कर सकते हैं, कैसे वो अच्छा पेपर कर सकते हैं। और ये जो जिनकी तैयारी अच्छी है उन बच्चों के लिए भी ये चीज कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि जितनी तैयारी आपने अच्छी कर रखी है वो क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिए, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको आपको इस तरीके से करना है जिससे कि आप और अच्छा स्कोर कर पाए। अर्थात तीनों ही तरह के बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में पूरा देखना है, आपको पक्का फायदा मिलेगा। और दोस्तों एक चीज और याद रखना कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं ये जो चीजें बता रहा हूं ये सिर्फ आपको गाइडेंस सिर्फ दे रहा हूं। अब आपको इसमें से कौन सी चीज आपके काम की है वो आपको फॉलो करनी है, जो आपके काम की नहीं है वो आपको छोड़ देनी है। और आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासें भी हम मैनेज करने वाले हैं। मैथ्स आप कैसे कर सकते हैं, जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पता है वो भी 5 में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। स्पेशल एक क्लास होने वाली है। इसके अलावा बच्चों को रीजनिंग अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है, रीजनिंग को जिन्होंने छोड़ रखा है, वो बच्चे भी 5 क्वेश्चन रीजनिंग के कैसे कर सकते हैं, वो दोनों क्लास आपके लिए बहुत जल्दी आने वाली है। तो लगातार आप बने रहिए मेरे साथ। अब अपन चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर कि आपको तुक्का कैसे मारना है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है या तैयारी अच्छी नहीं है, कम तैयारी है, तो जितने क्वेश्चन आप कर पाते हो सही सही वो क्वेश्चन तो आपको राइट करने ही करने हैं, उनमें पहले तुक्का यूज नहीं करना है। जो पूरा पेपर हल करने का जो प्रोसेस है वो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा। जिनकी तैयारी अच्छी है वो पहले दौर में ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे, जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है या कम तैयारी है वो भी कुछ क्वेश्चन तो जरूर ऐसे होंगे जो आराम से सही कर सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो वो कर लीजिए। इसके बाद एक कैटेगरी और बनाइए क्वेश्चंस की, और वो दोस्तों होगी जिनके चारों ऑप्शन के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो वो क्वेश्चंस को आप क्रॉस लगा दीजिए, और वो सबको लगाना है। वो चाहे कम तैयारी है चाहे ज्यादा तैयारी है, कितनी भी तैयारी आपकी है, अगर आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जानबूझ के डाले जाते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे एग्जाम में जानबूझकर होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को क्रॉस कर दीजिए, उनको क्रॉस कर दो, उनको हटा दो। चाहे 5 हैं चाहे 10 हैं चाहे 20 हैं, उनमें अगर आप ये विधि यूज करोगे, उनमें अगर आप तुक्का लगाओगे तो वो पक्का उसमें नुकसान होने की संभावना होती है, फायदा नहीं होता है। हमें ये जो विधि यूज करनी है वो कहां यूज करनी है, जो बीच में जो प्रश्न बच गए, जो हमें आते हैं वो निकाल देंगे, वो हम कर लेंगे, जो हमें नहीं आते हैं उनको हम बाहर कर देंगे। अब उसके बाद में जो बीच में जो क्वेश्चन बच गए उनको किस तरह से हमें इस विधि के यूज द्वारा हमें उनको हल करना है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं कुछ क्वेश्चंस के, और उनसे आपको समझाऊंगा कि हमें कैसे उन क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है, कौन कौन से वो तरीके हैं, कौन सी विधि है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और वो आपको समझने की जरूरत है। तो जो क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूं वो सिर्फ एक तरह से आपको समझाने के लिए है, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उसी टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको इस विधि से करना है। तो अगर आपके माइंड में ये विधि रहेगी तो आपकी चाहे थोड़ी बहुत तैयारी है चाहे कम तैयारी है तो भी आपको उससे फायदा मिलेगा। स्टूडेंट चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी है वो भी यूज करता है इस विधि का,
और जिनकी कम तैयारी है वो भी यूज करते हैं। बट आज हम इसको एक नए तरीके से सीखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। अब इसके लिए हमें 4 ऑप्शन यहां दिए हुए हैं। अब इन ऑप्शंस में से हमें कुछ ऑप्शंस हटाने पड़ेंगे। तो आपको भी जो जितने ऑप्शन उसमें से पता हो, 1 पता हो, 2 पता हो, 3 पता हो, अलग अलग एग्जाम्पल से आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो अब हमें इसमें कॉमन सेंस यूज करना है। जो हमने पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक जो पढ़ रखा है उसी नॉलेज के आधार पे अब हम इस पे दिमाग लगाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसका उत्तर आपको नहीं पता है तो परेशान नहीं होना है, उसके ऑप्शंस को हटाना शुरू करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1769, 1969, 1914 या 1869, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था। अब इसके बारे में आपको थोड़ी चीजें आपको पता होंगी कि गांधी जी की फोटो जब हम देखते हैं तो उसमें वो 70-80 साल के नजर आते हैं, लगभग 70 साल के नजर आते हैं और वृद्धावस्था में नजर आते हैं। और ये जो फोटो है उनकी, वो उनकी आजादी के लगभग उसी टाइम की है, यानी 1947 के आसपास वो वृद्ध अवस्था में थे। अब हम इस ऑप्शंस में जब जाएंगे तो देखते हैं अपन क्या होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो पहले ऑप्शन पे अपन नजर डालें तो 1769 है। 1769 का मतलब है, अगर हम बात करें 1947 की, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय गांधी जी जीवित थे, यानी कि 1947 की अपन बात करें तो लगभग 250 साल पहले की ये बात है। तो चूंकि मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष के आसपास हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, एक तो हमने काट दिया। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे ऑप्शन पे कि 1960 में क्या गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ये ऑप्शन है वो आजादी के बाद का है, 1969 47 के बाद का है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्रॉस कर दिया हमने, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद में बात करते हैं 1914, तो 14 और 47 के अंदर दोस्तों जो अंतर रहता है वो 31 साल का है। अर्थात अगर 14 में पैदा हुए होते तो आजादी के समय उनकी आयु सिर्फ 30-32 साल की होती, तो इतने यंग भी नहीं थे, अर्थात ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। अब इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास बच गया वो राइट आंसर होगा, 2% राइट होगा, क्योंकि चारों में से ही एक सही होना है। तो जो राइट आंसर अपने आप बच गया 1869। हमें पता नहीं था, हमें यह नहीं पता था कि गांधी जी का जन्म कब हुआ है, बट हमने ऑप्शंस को हटाने की विधि का यूज किया है और उसके बाद हमने तुक्का भी, अब इसको आप तुक्का कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, बट ये 1869 होगा, वो 100% सही होगा। ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा था, बट हमने इस अप्रोच से इसके आंसर तक हम पहुंच गए। ये पहला तरीका है जो आपको यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करो, इन मिलान करना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी मिलेंगे आपको सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो इसमें A B C D 4 दिए हुए हैं, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। एक तरफ हमें दिया हुआ है कि ये नेतृत्व करने वाले थे 1857 की क्रांति का रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब और बहादुर शाह। अब इनमें से हमें ऐसा देख के, बड़ा क्वेश्चन देख के हमें डरना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी तरीके से आ सकते हैं, बट इसमें हमें पहले एक चीज कम से कम पता होनी चाहिए, कम से कम एक चीज हमें 100% पता होना चाहिए, और 2 अगर पता है तो उसके बाद में तो आराम से हो सकता है। जब यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उसमें 3 चीज कम से कम पता होनी चाहिए, तब हम कर पाते हैं। आरपीएससी के एग्जाम में अगर 2 के बारे में भी अगर हमें जानकारी होगी तो भी हम कर सकते हैं, और एक पर भी कई क्वेश्चन सरल हो जाते हैं। अगर 10th बेस कोई एग्जाम होता है, कांस्टेबल का एग्जाम अगर कोई होता है, तो उसमें अगर एक ऑप्शन भी अगर आपको पता हो तो उसको मिलान कर दो, उसके बाद में यहां ढूंढ के मिलान कर दो, उसके बाद में वो आराम से हो जाता है। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इतना तो हमें पता होगा, जो भी हमें पता है उसको एक बार मिलान कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने मिलान कर दिया कि लक्ष्मीबाई का हमें पता है कि ये झांसी में से थी, लक्ष्मीबाई और झांसी, अर्थात डी के अंदर एक आएगा। तो जहां भी डी के अंदर एक दिया हुआ है वो ऑप्शन सही होंगे और बाकी गलत होंगे। तो देखते हैं अपन, यहां से अपन देखना शुरू करते हैं कि डी के अंदर एक तो इसके अंदर है, तो या तो ये वाला ऑप्शन होगा, यानी ये होगा, या फिर सी के अंदर एक दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है, तो या फिर ये होगा। तो ये भी नहीं होगा, इसको क्रॉस कर दिया और इसको क्रॉस कर दिया, 2 ऑप्शन हमारे क्रॉस हो गए। अब हमारे पास बच गया तो क होगा या ग होगा, अर्थात या तो ए होगा या सी सही होगा। अब इसके बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि एक के अंदर ही एक दिया हुआ होता, अगर मान लो यहां 2 दिया होता और यहां 1 दिया होता, सिर्फ एक अगर डी के अंदर एक ही दिया हुआ होता
तो हम फट इसको आंसर कर देते कि ए सही होगा। तो वो तो लेवल आपका है नहीं, आपका लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल है, सब इंस्पेक्टर का लेवल है। तो इसमें दो चीज आपको कम से कम पता होनी चाहिए। अब वो दूसरी चीज कौन सी पता हो सकती है, आप अगर इसमें थोड़ा सा, अगर आपको तीन तीन जो बच गए उनमें से कोई सा भी अगर एक पता और होगा तो आप आराम से सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम 50% कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को आधा हम कर चुके हैं, दो ऑप्शन हम हटा चुके हैं। तो अब इसके बाद में देखते हैं, अगर हमें मान लीजिए कि हम, मुझे पता है कि दिल्ली और बहादुर शाह सही है, यानी दिल्ली में जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह ने किया था। एक चीज और हमें पता है, एक और ऑप्शन हमें पता है, आइडिया है थोड़ा सा, और भी औरों को भी मिलान करके देख सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट होता है तो दूसरे में जिसमें थोड़ा बहुत और डाउट नहीं होता है उसको मिलान करके देख सकते हैं, या तीसरे में थोड़ा बहुत कम डाउट है तो उसको मिलान करके देख सकते हैं। इस विधि के अंदर दोस्तों वही बच्चे सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, जो थोड़े से तैयारी किए हुए हैं वही पहुंच सकते हैं। बिल्कुल जो फ्रेश हैं वो इस सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए फिर आगे वाले ऑप्शन होंगे। तो वो जिनकी कम तैयारी है या बिल्कुल तैयारी नहीं है वो आगे वाले ऑप्शन पे ध्यान देना। यहां सिर्फ जिनको आधी तैयारी है वो फायदा उठा सकते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं अपन, यहां से मिलाएंगे कि ए दिया हुआ है वो 4 के अंदर दिया हुआ है, यानी ए के अंदर 4 किस में दिया हुआ है, तो ए के अंदर अपन 4 देखेंगे तो इसके अंदर दिया हुआ है सी के अंदर, ये यहां दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, तो जो सही जवाब बच गया वो ये बच गया, सी बच गया। यानी ए के अंदर 4, इसके बाद में बी के अंदर 3, अर्थात बी का मतलब है कानपुर, कानपुर के अंदर आ जाएगा नाना साहब, और सी के अंदर आ जाएगा आपका 2 यानी कि बेगम हजरत महल बी के अंदर, और लास्ट वाला डी झांसी बच गया लक्ष्मीबाई के लिए। तो इस तरह से हमने ऑप्शन से हटा के और ये एक क्वेश्चन और हल कर दिया। तो ऐसे आपको भी प्रयास करना है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि वो मुझे नहीं आ रहा है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ मेहनत करनी है और वहां से आपको कुछ ना कुछ सफलता मिल सकती है। अगर आप नजदीक भी पहुंच जाते हो तो भी रिस्क ले सकते हो, तो भी आप इस टाइप के क्वेश्चन में अगर एक आपको पता है तो 50-50 चांस बच गया। आप अगर रिस्क लेते, अगर इसको करते दोनों में से 50-50% चांस है, तो ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का मारने की जो आपकी कला है उसका आप यूज कर सकते हो और उससे आपको फायदा होने की संभावना है। वैसे अगर आप इसको अगर बिना ऐसे निशान किए, बिना अगर इसमें दिमाग लगाए, अगर सीधा ही अगर आप किसी एक के अगर निशान लगाते हैं तो वो गलत होने की प्रायिकता ज्यादा है, क्योंकि 4 में से आपको एक के सही होने की संभावना उतनी है जितना आपको फायदा होने वाला है। तो फायदा और नुकसान उसमें बराबर हो जाता है और ज्यादातर नुकसान ही होता है। तो जब आपको 2 ऑप्शंस का पता हो गया तो या तो तीसरा और चौथा अपने आप मिल जाता है, और नहीं मिलता है तो भी हम रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है कि निम्न में से कौन 1857 की क्रांति में शामिल था। तो इसके अंदर देखिए अपन, इसमें देखते हैं लक्ष्मीबाई है, नाना साहब है, बहादुर शाह है, या उपरोक्त सभी है। ये टेक्निक हमें कौन से क्वेश्चंस में काम आएगी, ये चीज भी आप देख लीजिए कि अभी पहले वाले क्वेश्चन जितनी जानकारी अगर हमें है, हमें तीनों के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें अगर किसी 2 के बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को कैसे सही कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। और इसमें दोस्तों 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ये भी मैं बता देता हूं। वैसे तो सारे ही पेपर को, पूरे पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से घुमाने वाले होंगे, तो उनमें हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है, और जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हो उसके बाद जवाब देना है। कई बार इसमें ऐसा हो सकता है कि निम्न में से कौन 1857 की क्रांति में शामिल नहीं था, या था, तो नहीं था और था में काफी पूरा अंतर आ जाता है, पूरा दिन रात जितना अंतर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जल्दीबाजी में हम नहीं को नहीं देखते हैं और तुरंत देख लेते हैं, एक ऑप्शन देखते ही और सही का निशान लगा देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। बता देता हूं कि इस तरह के जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक क्वेश्चन में आप हजारों बच्चों से आगे चले जाते हो या नीचे आ जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो स्टूडेंट जो आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देता है या जल्दीबाजी में गलत करके आ जाता है या मार्कशीट भरने में गलती कर देता है एक क्वेश्चन में भी, तो वो कंपटीशन के लायक नहीं है। वो पक्का ये मानो कि फाइनल मेरिट तक तो नहीं जा पाएगा, इतना टफ कंपटीशन है ये। तो अब यहां अपन देखते हैं कि हमें अगर 2 का पता है कि इस क्रांति में कौन कौन शामिल था, तो हमें पता है कि लक्ष्मीबाई शामिल थी और बहादुर शाह शामिल थे। 2 अगर सही आपको पता है तो उसके बाद में जो आपका जवाब होगा वो पक्का उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी ही होगा।
क्यों? क्योंकि दो अगर हैं तो फिर तीसरे को भी होना ही पड़ेगा, तीसरा भी उसमें शामिल होगा ही होगा। अगर कोई सा एक अगर आपको पक्का पता है और दूसरे या तीसरे में थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो उसमें उपरोक्त सभी राइट करने की कोशिश करना, जिससे कि आपको फायदा मिल सके। और ऐसी रिस्क हम काफी क्वेश्चंस में लेंगे, और उसके बाद जितने क्वेश्चन, मान लो 40 क्वेश्चन में रिस्क लिया हमने, 30 क्वेश्चन में रिस्क लिया, तो उस कंडीशन में आपको आराम से सही होने वालों की संख्या % से ज्यादा होगी। और जब नेगेटिव मार्किंग में 50% सही और 50% गलत होते हैं, तो पक्का काफी फायदा मिलता है। अगर अगर थोड़ा बहुत भी अंतर रहता है तो भी फायदा होता है, लेकिन अगर सही होने वाले प्रश्नों की संख्या अगर बहुत कम है और गलत होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तब जाके नुकसान होता है। नहीं तो अगर आप समझदारी से, अगर आप इस तरह से विश्लेषण करके अगर तुक्का मारते हैं, तो आपको पक्का फायदा कुछ ना कुछ जरूर होता है। और अगर आप ये चाहो कि मैं तो पूरे मुझे जितने आएंगे नहीं करके आऊंगा, तो फाइनल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। बता देता हूं आपको, जिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है में आपको रिस्क लेनी ही चाहिए और लेनी ही पड़ेगी। इस तरह से दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि आपको तुक्का कैसे मारना है, किन क्वेश्चंस में तुक्का मारना है। और अब थोड़ा सा आप देख लीजिए कमजोर बच्चों को क्या करना है, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है उनको भी डरना नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया नहीं आने वाला है। हो सकता है कि औरों से आप कुछ क्वेश्चन कम कर पाओ, बट कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस से अगर हम एग्जाम देंगे तो हमारे अंदर एक प्लस पॉइंट कि हमें डर नहीं है। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, जो किसी भी कारणवश ज्यादा तैयारी नहीं कर पाए, उन बच्चों को डर नहीं लग रहा है, और जिनकी तैयारी अच्छी है उनको डर ज्यादा लग रहा है। तो वो एक प्लस हमारे पास भी है, कम तैयारी करने वाले बच्चों के पास भी। तो उसको अपना हथियार बनाइए और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए, आप भी अच्छा स्कोर करेंगे। और बस ये चीज ध्यान रखना कि आंख बंद के तुक्के नहीं लगाने हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए आज की क्लास रखी है कि आप जो तुक्के लगाओ उसमें भी फायदा। और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी है, अगर वो बच्चे अगर ये सोचेंगे हमारी तो तैयारी अच्छी है तो हम तो उतने ही क्वेश्चन करेंगे जितने हमें एकदम सही सही आते हैं, तो वो स्थिति भी खतरनाक हो सकती है। सब लोगों को तुक्का लगाना है, बट उसमें लिमिट रखनी है कि जिसके चारों ऑप्शन का पता नहीं है उसमें नहीं लगाना, बाकी क्वेश्चंस में लगाना है। संख्या के लिए मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर का पता नहीं है, पेपर के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हिंदी में तो और भी ज्यादा कर सकते हो आप, हिंदी में गलत होने की संभावनाएं कम होती है, क्योंकि उसमें हमें ऑप्शंस का ज्यादा पता होता है। जीके वाले पेपर में आप ज्यादा भी छोड़ सकते हो। आज की मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। बहुत जल्दी आपके लिए मैथ्स की, रीजनिंग की एक एक स्पेशल क्लास, और करंट जीके और साइंस के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो टाइम, जो जितना प्यार आप इस चैनल को दे रहे हो, इस इंटरेस्ट से आप वीडियोस देख रहे हो, उससे हमें भी ताकत मिलती है, हमारी पूरी टीम को भी एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।